हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? जैसा कि मैंने इंग्लिश को आगे बढ़ाने के लिए एक नया सीरीज़ बनाने के योजना तैयार किया। इस योजना में हमें क्रमबद्ध तरीके से दो साइड को डेवलप करना है। एक साइड हाउ टू स्पीक इंग्लिश और दूसरे साइड इसके बेसिक इंफॉर्मेशन को मिलेगा। इसमें तो हमने अभी स्टार्ट किया है, जैसे कि मेरा फर्स्ट वीडियो आप लोगों ने देखा होगा जिसमें मैंने सेंटेंस से स्टार्ट किया। कई लोगों के कई सारे कमेंट्स आए कि आपने डायरेक्ट सेंटेंस से कैसे स्टार्ट किया। क्योंकि फ्रेंड्स ये तो नॉन होता है कि जब भी हम इंग्लिश के बारे में चर्चा करते हैं तो उसके अल्फ़ाबेट्स और उसके वर्ड्स हम लोग के पास होता है, क्योंकि हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं जिसे कि अपनी लोकल लैंग्वेज से हट करके इंग्लिश वर्ड्स को उसमें पुट करते हैं। इस प्रकार हमारे पास ढेर सारे वर्ड्स होते हैं। यह अलग बात होता है कि कई बार श्रृंखलाबद्ध एक सीरीज में वर्ड्स नहीं होता है। उसके लिए मेरा भी प्रयास होगा कि वर्ड्स को किस प्रकार कलेक्ट किया जाए। इसके अतिरिक्त भी कई सारे और भी उपाय होते हैं जो हम आगे देखेंगे। फिलहाल आज का जो वीडियो जो हम दे रहे हैं, वीडियो का हमारा मेन उद्देश्य क्या होता है कि अंग्रेजी जो एक हवा टाइप का बना हुआ है, हर कोई चाहता है पर हो नहीं पाता है। कारण प्रॉपर नॉलेज, एग्जैक्ट ग्रामर के अभाव के कारण ऐसा नहीं हो पाता और वो फिर फन बन जाता है। दूसरी बात यह भी होती है कि इंग्लिश बोलने की इच्छा रखते हुए भी कई बार हम नहीं बोल पाते हैं। जानते हैं, अच्छा से जानते हैं, हम बोल सकते हैं, पर सामने वाले के रिएक्शन को ध्यान में रखते हुए हम नहीं बोल पाते हैं। तो इस ऐसी परिस्थिति को हम हेजिटेशन बोलते हैं। जब भी हम बाहर निकलते हैं तो वहाँ में ये हेजिटेशन लगभग समाप्त सी हो जाती है, और जिनके पास हेजिटेशन समाप्त होते हैं तो अपने आप इंग्लिश को अच्छा से बोलना शुरू करते हैं। हिंदी ही हम जितने सारे बोलते हैं, क्या सारी हिंदी ग्रामर के अकॉर्डिंग राइट होता है? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की शुरुआत हम करें जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में सेंटेंस और उसके केस के बारे में चर्चा किया था। तो ये केस की जरूरत क्यों पड़ती है, केस हमारे लिए कितना जरूरी है, इसके बारे में हमने कल चर्चा किया था कि केस के बिना इंग्लिश का बारे में हमें कुछ भी पढ़ना पूरा बेकार सा होगा, क्योंकि केस के बिना कुछ भी संभव नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, आज हम स्पेशल रूप से खासकर इंपैरेटिव सेंटेंस के बारे में चर्चा करते हैं। इंपैरेटिव सेंटेंस सब सेंटेंस में या ग्रामर के कोई भी पार्ट को हम पढ़ते हैं तो इंपैरेटिव सेंटेंस का स्टडी क्वाइट डिफरेंट होता है। इसे हम स्पेशल रूप से ही करना होता है। इस सेंटेंस को हम किसी के साथ ऐड नहीं कर सकते, टेंस के साथ हम ऐड नहीं कर सकते। इसको वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं, नरेशन में कन्वर्ट होगा, लेकिन इसका स्टडी, प्रॉपर स्टडी इंपैरेटिव का सेपरेट ही करना होता है। तो सबसे पहले हमारी ये चर्चा होती है कि इंपैरेटिव सेंटेंस होता क्या है। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में काइंड्स ऑफ सेंटेंस या टाइप्स ऑफ सेंटेंस मैंने पूरा किया था। तो हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस आर देयर? तो जैसा कि आंसर था कि देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, या दूसरे तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि सेंटेंस के 5 भाग होते हैं या सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। तो इस तरह से तो सेंटेंस के 5 प्रकार में 3rd नंबर का जो सेंटेंस होता है, फर्स्ट नंबर असर्टिव, दूसरा इंटेरोगेटिव, तीसरा इंपैरेटिव, चौथा एक्सक्लामेटरी और 5वां ऑप्टेटिव होता है। तो इंपैरेटिव सेंटेंस, अब यहां में ये क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज इंपैरेटिव सेंटेंस? व्हाट इज इंपैरेटिव सेंटेंस? बता देंगे? नहीं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये हमें देखा कि इंपैरेटिव सेंटेंस इट मीन्स द सेंटेंस बाय विच वी एक्सप्रेस और पास ऑर्डर और रिक्वेस्ट, दैट इज कॉल्ड इंपैरेटिव सेंटेंस। ऐसे वाक्य जिस वाक्य के द्वारा हम या तो किसी को आज्ञा देते हैं या निवेदन करते हैं, उस सेंटेंस को इंपैरेटिव कहा जाता है। ओके,
लेकिन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग इंपैरेटिव को अगर अच्छा से हम देखें, इस चीज़ का मैंने स्टडी सेल्फ मैंने खुद किया, कई सारे ग्रामर बुक को भी देखा। तो जिस तरह से मैं आपको इंपैरेटिव दे रहा हूँ या आपको बताने जा रहा हूँ, ये क्वाइट डिफरेंट है, क्योंकि इनको एक अलग ढंग से, जैसे कि हमने टेंस वगैरह में पढ़ा था, तो इंपैरेटिव के 2 पार्ट होते हैं, लेकिन यहाँ में मैं इंपैरेटिव के स्टेज बोलते हैं। इंपैरेटिव के 3 स्टेज होते हैं, या इंपैरेटिव कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 स्टेज। ये तीनों स्टेज को हम अच्छा से देखेंगे। वैसे यह माना जाता है कि इंग्लिश में, हाउ टू स्पीक इंग्लिश में, अगर हम इंपैरेटिव को अच्छा से कंट्रोल कर लेते हैं, इंपैरेटिव को अच्छा से हम समझ लेते हैं, तो इंग्लिश का मोर देन 30% पार्ट लगता है कि हमें आ गया। वैसे इंपैरेटिव को जानने के बाद भी अगर आपने थोड़ा सा बोलते हैं तो सामने वाले को यह पता नहीं लग सकता है कि आपको इंग्लिश नहीं आता। केवल एक इंपैरेटिव के दम पे, यानी कि इंपैरेटिव के दम पे आप ये सामने वाले को एहसास करा सकते हैं कि आप इंग्लिश के लिटरेट है और आप इंग्लिश अच्छा से जानते हैं, बशर्ते कि इसको बोलने के ढंग अच्छा से आ सके। तो फ्रेंड्स, इंपैरेटिव के 3 स्टेज मैंने बांटा है। ये क्यों बांटा है, जिसको देखने के लिए हमें देखना होगा कि इंपैरेटिव के स्टेज नंबर 1, स्टेज 2 और स्टेज 3, ये 3 स्टेज में इंपैरेटिव को बांटा है। स्टेज के हैं, टाइप्स के हैं, स्टेप भी कह सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप, ये होता क्या है इंपैरेटिव। तो जैसा कि मैंने इंपैरेटिव के बारे में आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया कि इंपैरेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसके द्वारा हम आज्ञा या निवेदन करते हैं, लेकिन यहां में कुछ कंसेप्ट डिफरेंट हो जाता है। स्टेप 1 में फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन को काम देता है और सेकेंड पर्सन इस काम को पूरा करता है। देखो फ्रेंड्स, इसके कंसेप्ट में क्या होता है कि फर्स्ट पर्सन यानी कि बोलने वाला सुनने वाला को काम देता है और सुनने वाला इस काम को पूरा करता है। तो ये स्टेप 1 होता है, यानी कि इसके 2 पार्ट हो गए। एक तो हो गया ऑर्डर और दूसरा होता है रिक्वेस्ट। ऐसा मेरा एक पिछला लास्ट वीडियो भी गया था जो थोड़ा सा इनकम्प्लीट रह गया था फ्रेंड्स। तो उसी चीज को मैंने दोबारा से, कई सारे कमेंट्स आए कि नहीं इंपैरेटिव को थोड़ा और क्लियर से क्लियर किया जाए, तो इसलिए मैंने इंपैरेटिव को दोबारा से क्लियर कर रहा हूं। तो इसका कंसेप्ट आपने देखा कि बोलने वाला सुनने वाला को काम देता है और सुनने वाला उस काम को पूरा करता है। तो यहां में सुनने वाला ने कैसा काम किया, एज ए वर्कर, यानी कि काम करने वाले के रूप में, एज ए सर्वेंट के रूप में यह किया, यानी कि इसने इसको आज्ञा दिया और इसने इस काम को पूरा किया। तो यहां में हो गया इसके वर्कर के रूप में। इसके 2 पार्ट होता है, एक पार्ट होता है ऑर्डर और दूसरा पार्ट होता है रिक्वेस्ट। ऑर्डर के भी 2 पार्ट होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है नेगेटिव। सेम वे रिक्वेस्ट के भी 2 पार्ट हो गए, एक पार्ट पॉजिटिव, दूसरा पार्ट नेगेटिव। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आपने देखा स्टेप 1 का क्या प्रॉब्लम था। तो स्टेप 1 के जो फंडा है कि बोलने वाला सुनने वाला को काम देता है, सुनने वाला काम को पूरा करता है एज ए वर्कर के रूप में। इसके 2 पार्ट हुआ, एक ऑर्डर और एक रिक्वेस्ट। ऑर्डर के 2 पार्ट हुए, पॉजिटिव और नेगेटिव। रिक्वेस्ट के रिक्वेस्ट के भी 2 पार्ट होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। इस तरह से हम थर्ड स्टेप में अगर हम जाते हैं तो थर्ड स्टेप में यह बताता है कि इसमें बोलने वाला सुनने वाला को काम बताता है, पर काम करने वाला कोई थर्ड पर्सन होता है। यानी कि जो बोलने वाला है सुनने वाला को देता है, पर सुनने वाला उस काम को पूरा नहीं करता है, यानी कि वह किसी तीसरे से वह काम को करवाता है। इसलिए यहां में इसका पोस्ट जो हो जाता है गार्जियन के रूप में, गार्जियन यानी कि अभिभावक के रूप में यह काम करता है, गार्जियन। फर्स्ट स्टेप में बोलने वाला सुनने वाला को काम देता है और सुनने वाला उस काम को पूरा करता है। सेकेंड स्टेप में बोलने वाला काम देता है सुनने वाले को, फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन को बोलता है, पर सेकेंड पर्सन एज ए गार्जियन, क्योंकि यह काम खुद नहीं करके दूसरे से करवाता है।
यानी कि इसमें एक्सप्लेनेशन होती है कि कोई तीसरा व्यक्ति काम कर रहा है पर इसकी कमांड जो है फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन को देता है, इसलिए यहां में ऐसे भूमिका इसकी गार्जियन का हो जाता है। इसके भी दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है पॉजिटिव और दूसरा पार्ट होता है नेगेटिव। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक उसी प्रकार अब हम यदि थर्ड स्टेप के बारे में बात करें तो थर्ड स्टेप में क्या होता है कि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन को काम देता है, पर काम को ये दोनों मिलके पूरा करता है। मींस फर्स्ट बोलने वाला काम देता है सुनने वाला को, लेकिन दो काम पूरा करने में ये दोनों मिलकर के सहयोग करता है। इसलिए यहां में हो गया को वर्कर के हैं, या इसको हम फ्रेंड्स के रूप में भी ले सकते हैं कि ये दोनों दोस्त बन जाते हैं और एक दूसरे को काम करते हैं। तो ये हमारा कंसेप्ट है इंपैरेटिव का। जैसे कि इंपैरेटिव प्रॉपर अगर हम सेंटेंस के अंदर इंपैरेटिव पढ़ते तो बस हमारा स्टेप 1 ही खत्म होता है कि जिसमें बोलने वाला सुनने वाला को काम देता है और सुनने वाला उस काम को पूरा करता है। तो इस तरह से हो गया स्टेप 1। स्टेप 2 में आ जाता है कि बोलने वाला सुनने वाला को काम देता है पर काम कोई तीसरा व्यक्ति करता है और वो हमें गार्जियन का रोल प्ले करता है। इसलिए इसमें जो होता है कि वो गार्जियन होता है क्योंकि काम करने वाला कोई तीसरा होता है, और इसके दो पार्ट होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। थर्ड स्टेप में ये बोलता है कि बोलने वाला सुनने वाला को काम देता है पर काम पूरा करने की बात होती है तो दोनों मिलकर पूरा करता है, इसलिए इसमें या तो को वर्कर या एक फ्रेंड्स के रूप में आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हमने देखा कि सेंटेंस को किस तरह से डिवाइड किया जाए और खासकर स्पेशली इंपैरेटिव के ये सारे कंसेप्ट थे। अब हम इसके फंक्शन के बारे में बात करते हैं तो हम देखें कि इसका फंक्शन किस तरह से होता है। इसके फंक्शन में जो हम बातें करेंगे तो इसका सबसे पहले हम हेडिंग जरूर दे दें कि हेडिंग है इंपैरेटिव। और फ्रेंड्स मैंने बताया था कि इंपैरेटिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस है इसके ऊपर अगर आपने एक अच्छी पकड़ रख ली तो फिर सामने वाले आपको ये जल्दी गेस नहीं कर सकते कि आपको इंग्लिश नहीं आता है, इसकी इस ढंग से इसकी बनावट होती है। तो फ्रेंड्स अभी हम इंपैरेटिव के ऊपर जिस तरह से बातें किए तो इंपैरेटिव का स्टेप 1 ऑर्डर, और ऑर्डर का हम करेंगे पॉजिटिव। फ्रेंड्स ये इंपैरेटिव स्टेप 1 ऑर्डर का पॉजिटिव, ये होता क्या है एक्चुअल में हमें आपको इस जानना होगा कि इंपैरेटिव सेंटेंस में बोलने वाला फर्स्ट पर्सन होता है पर ना ही बोला जाता है ना ही लिखा जाता है, तो फिर ये सिर्फ अंडरस्टूड है यानी कि समझना है। जैसे कि मैंने आपको बोला यहां आओ, तो यहां आओ तो कौन? मैंने कहा आपको कि आप यहां आइए या यहां आओ, हे कम हियर। तो इसमें आपने देखा कि बोलने वाला भी मैं का यूज नहीं किया, सुनने वाले के लिए भी ये नहीं कहा कि तुम या आप, तो फिर हुआ क्या? तो इसमें लगभग सब्जेक्ट जो है हिडन होता है यानी कि छुपा हुआ होता है। तो इसलिए इसका जब हम स्ट्रक्चर में आते हैं तो स्ट्रक्चर नंबर 1 जो होता है इसमें यह होता है कि सब्जेक्ट तो होता नहीं है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा जल्दी में कर लेते हैं। तो वर्ब क्या होता है? हिंदी से इसे बोला जाता है क्रिया, लेकिन इसको जानने के लिए इसके रूप को जानना है, वर्ब के फॉर्म को। तो इंग्लिश में वैसे वर्ब के 3 फॉर्म दिए गए होते हैं ग्रामर में और 2 फॉर्म बनाने होते हैं, पर रियल में वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं जिसे V1, V2, V3, V4 और V5 के नाम से जाना जाता है। V1, V2, V3, V4, V5। पर फ्रेंड्स ये जो V1, V2, V3, V4 या V5 दिया गया है यह केवल अंडरस्टैंडिंग है, रियल ये नहीं है। अगर वो सारे लोग जो कंपटीशन की कोई तैयारी करने की सोच रहे हैं, अगर उसमें ये सोच रहे होंगे कि
V1 या V2 के द्वारा आप अपनी तैयारी करो तो ये दैट्स रॉन्ग, गलत है। एक्चुअल में V1 सबका ये नाम है ग्रामेटिकल, ये तो हमें अंडरस्टैंड जल्दी से आसानी से इसको पकड़ सके, समझ सके, इसलिए इसका नाम V1, V2, V3 या V4 दिया गया। एक्चुअल में इनका नाम जो ग्रामेटिकल नाम होता है, V1 का नाम होता है प्रेजेंट, V2 का नाम होता है पास्ट, तो V3 का फ्यूचर मत बोल देना फ्रेंड्स। V1 प्रेजेंट, V2 पास्ट, V3 फ्यूचर नहीं है, तो क्या है, ये है पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल। तो V4 क्या है, तो V4 है प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, और V5 भी है प्रेजेंट, यानी कि प्रेजेंट पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल और प्रेजेंट। फिर इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या होगा, तो फ्रेंड्स मैंने कई सारे ग्रामर देखा, मैंने कुछ ऐसे ग्रामर देखा जो शैट की तैयारी करवाता है, तो उसमें तो मैंने देखा था कि V5 को प्लुरल बनाया और V1 को सिंगुलर, लेकिन फिर मैंने दूसरे एडिशन और भी कई सारे बुक देखा तो जिसमें कि V1 को प्रेजेंट प्लुरल बताया गया, प्रेजेंट प्लुरल, और V5 को प्रेजेंट सिंगुलर बोला गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने देखा कि V1 प्रेजेंट प्लुरल, V2 पास्ट, V3 पास्ट पार्टिसिपल, V4 प्रेजेंट पार्टिसिपल और V5 प्रेजेंट सिंगुलर। तो फ्रेंड्स ये V1, V2, V3, इसके लिए तो आपने जो कलेक्शन करना है वो तो आपको एक तरह से रटना पड़ेगा, बराबर प्रैक्टिस में लाना होगा कि ये V1, V2, V3 को आप याद रखना है। जहां तक बात है V4 और V5 की बनाने की, तो V4 का मतलब होता है कि V1 के साथ जब आप ing लगा देते हैं तो ये V4 बन जाता है, जबकि V5 का मतलब होता है कि V1 के साथ S या ES लगा देते हैं या कहीं कहीं पर IES को भी लगाना होता है, तो ये हो जाता है V5। अब V4 बनाना हम अगले वीडियो में भी सिखाएंगे, इसके भी कुछ रूल्स होते हैं और V5 को बनाने में भी कुछ रूल्स होते हैं, तो ये नेक्स्ट वीडियो में हम दिखाएंगे। फिलहाल जो हमें जरूरत है V1 की जरूरत है, इसलिए हमने वर्ब के बारे में इतना आपको चर्चा करके आपको ये क्लियर कर दिया कि वर्ब के फॉर्म्स होते हैं, 5 फॉर्म होते हैं, जिसे V1, V2, V3, V4, V5 किया जाता है, पर यह ग्रामर के रूप में नहीं बल्कि ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। एक्चुअल में ग्रामर के फॉर्म में प्रेजेंट प्लुरल, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल और प्रेजेंट सिंगुलर के रूप में दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहां में हमें क्लियर करना है कि स्ट्रक्चर में आता है V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एक तो सेंटेंस यहां क्लियर हो जाता है, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। कई बार V1 से भी सेंटेंस पूरा हो जाता है, तो इस पे कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हैं। यहां आओ, तो कम हियर। कम हियर क्यों हुआ, क्योंकि इसके स्ट्रक्चर में कह रहा है कि पहले वर्ब है, तो यहां आओ, इसमें आने का काम हो रहा है वर्ब, तो इसलिए कम दिया, उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो हियर आया। ठीक उसी प्रकार उसे बुलाओ, उसे बुलाओ, तो पहले है वर्ब बुलाने का, तो बुलाना का होता है V1 कॉल, उसे, यह लड़की भी हो सकता है और लड़का भी हो सकता है, तो हम इसमें कॉल हिम भी कर सकते हैं, कॉल हर भी कर सकते हैं, ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अगर जिसको बुलाने के लिए कहा गया वो अगर मेल है तो कॉल हिम, अगर फीमेल है तो कॉल हर के रूप में देखें। तो फ्रेंड्स ये नंबर 1 का स्ट्रक्चर हो गया। इसके नंबर 2 का स्ट्रक्चर जो होता है V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। तो फ्रेंड्स यहां में ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स के बारे में थोड़ा सा चर्चा करना। ऑब्जेक्ट तो यहां में आपको क्लियर हो गया कि वर्ब के साथ जो भी वर्ड्स जुड़ा होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन यहां में V1 ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स, OW मतलब अदर वर्ड्स। तो अदर वर्ड्स क्या होता है, सिंपल सी बातें होती है कि यहां में अगर 2 ऑब्जेक्ट, एक्चुअल में यहां में 2 ऑब्जेक्ट होता है, तो एक ऑब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं और दूसरे ऑब्जेक्ट को हम छोड़ते नहीं बल्कि उसको अदर वर्ड्स बना करके सेंटेंस में पुट करते हैं। यह हमें ध्यान करना होगा कि V1 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स। अब आप
या क्वेश्चन कर सकते हैं कि हमें कैसे मालूम ये ऑब्जेक्ट है और इसको हम अदर वर्ड्स करें। तो इसकी सिंपल से एक जवाब होती है जिसमें मैं बता रहा हूं कि ध्यान रखना है कि इसमें पर्सन और गुड्स, पर्सन और अदर थिंग कुछ भी हो तो हमेशा पर्सन को, इसमें मैं आपको बता भी देता हूं कि पर्सन को हमेशा ऑब्जेक्ट में और दूसरे को अदर वर्ड्स में। ये मैंने आपको ये टिप्स दे दिया कि जब भी पर्सन और दूसरा चीज हो तो पर्सन को ऑब्जेक्ट और दूसरा जो भी कुछ भी हो उसको अदर वर्ड्स में लाएंगे। अब इस प्रकार देखें कैसे होगा, उसे यहां बुलाओ, ये सेंटेंस है, उसे यहां बुलाओ। तो सबसे पहले V1 तो बुलाओ, तो कॉल। अब यहां पर्सन उसे भी है और यहां भी है, तो जैसे कि इस रूल को हमने फॉलो अप करते तो उसे पर्सन में आ रहा है, तो लड़की भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है। तो लड़का अगर हुआ तो हिम और लड़की हुआ तो हर। उसके बाद यहां, तो यहां का अंग्रेजी हमें पता है हियर, तो कॉल हिम या हर हियर। ठीक है फ्रेंड्स, या और भी इस पे हम बना सकते हैं अंग्रेजी मुझे पढ़ाओ, तो भी हमें इस रूल को फॉलो अप करते हैं। तो पहला काम है पढ़ाओ, तो यानी कि टीच। टीच के साथ तो एक्चुअल में अंग्रेजी आना चाहिए, लेकिन इस नियम में क्या दिया है कि पर्सन हमेशा ऑब्जेक्ट में आएगा, तो अंग्रेजी को अदर वर्ड्स बनाते हैं और मुझे को यहां पर्सन है इसलिए ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो टीच मी इंग्लिश। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आपका दूसरा स्ट्रक्चर भी क्लियर हो गया। तीसरा स्ट्रक्चर में खास बातें होती है, इसमें यह है कि V1 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स प्लस 2 प्लस V1 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स। अब आपके मन में होगा कि ये क्या है, 1 और 2 तो ठीक ठाक था, ये तीसरा नंबर का तो स्ट्रक्चर क्वाइट डिफरेंट है। हाँ जी डिफरेंट है, मैंने बताया था ऑलरेडी कि इंपैरेटिव सेंटेंस, आफ्टर नोइंग इंपैरेटिव सेंटेंस, आफ्टर कंट्रोलिंग अपॉन इंपैरेटिव सेंटेंस, you can prove yourself as a perfect English known people। तो परफेक्ट इंग्लिश नॉन पीपल के लिए भी जरूरी है, क्योंकि जब हम अपने आम बोलचाल की भाषा में अपने वाक्य में एक से ज्यादा क्रिया को पुट करते हैं, एक से ज्यादा वर्ब को पुट करते हैं, तो फिर कैसे, क्योंकि ये 1 और 2 तो सिंगल वर्ब का है, इसे भी यूज करते हैं, लेकिन इसके अलावा अधिकतर हम अपने सेंटेंस में एक से ज्यादा वर्ब को पुट करते हैं। अब यहां है कि कैसे हम इसको हिंदी सेंटेंस को इसके ऊपर कन्वर्ट करें। तो इसको बनाने के लिए एक छोटा सा एक सिंपल सा रूल होता है, वो हम यहां में देते हैं वर्ब के पुट करने के लिए कि हिंदी लास्ट, इंग्लिश फर्स्ट। हिंदी लास्ट और इंग्लिश फर्स्ट, ये एक स्लोगन सोच लें या रूल सोच लें, यानी कि इसी रूल पे इसको करेंगे। यानी कि हिंदी में कोई भी सेंटेंस होता है उसके लास्ट में जो वर्ब होगा वो इंग्लिश का ये फर्स्ट वर्ब होगा, और उस वर्ब के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स हमें निकालना होगा। फिर हिंदी का ठीक इसका अपोजिट करें, हिंदी का जो फर्स्ट वर्ब होगा वो इंग्लिश के लास्ट वर्ब में आएगा। जैसे देखें, पानी पीने के लिए वहां जाओ। तो फ्रेंड्स, पानी पीने के लिए वहां जाओ, इसके हिंदी को जब हम देखते हैं तो क्या मिलता है कि जो स्लोगन है, जो हमने ये फॉर्मूला दिया कि हिंदी लास्ट और इंग्लिश फर्स्ट, उसके अकॉर्डिंग क्या है, वहां जाओ पहले बनेगा यहां पे
गो देयर, ठीक है। और अदर वर्ड्स नहीं है तो नहीं है। फिर अगला के लिए हम क्या करेंगे, तो गो देयर टू। अब अगला वर्ब क्या है, पीने के लिए, यानी कि टू ड्रिंक वाटर, ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा सेंटेंस भी हो सकता है, अंग्रेजी पढ़ने के लिए यहां आओ। अंग्रेजी पढ़ने के लिए यहां आओ। फिर वही बातें, हिंदी लास्ट में हो रहा है, यहां आओ, तो इसको बनेगा कम हियर। अदर वर्ड्स नहीं है, कोई नहीं। कम हियर टू रीड भी कर सकते हैं फ्रेंड्स, या इसको स्टडी भी कर सकते हैं। तो कम हियर टू रीड या स्टडी क्या चीज, इंग्लिश। देखा, तो इस तरह से आपने थर्ड नंबर बनाया। तो इसमें एक चीज ध्यान देना है फ्रेंड्स, कि जिससे कि आप अच्छा कर सके, आगे गलती ना हो। एक्स्ट्रा वर्ब जो है इसमें, पानी पीने के लिए, तो पीने में क्या आया, ने। अंग्रेजी पढ़ने के लिए यहां हो, तो एक्स्ट्रा वर्ब यहां हो गया पढ़ने में, ने। इसका मतलब यह हो जाता है कि इसके हम नोट में हम रखेंगे कि एक्स्ट्रा वर्ब अगर ने वाला आता है तो इसके लिए नियम होता है 2 + V1 + ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। यानी कि सेंटेंस की जो मेन बातें हैं, V1 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स, इसके बाद हमें ये रूल को जोड़ना पड़ेगा। और यही स्लोगन हिंदी लास्ट और इंग्लिश फर्स्ट को लेकर के चलना होगा। तो देखा फ्रेंड्स कि हमने 1 2 3 जो स्ट्रक्चर देखा, इंपेरेटिव में तो नंबर 3 आपको जल्दी ये ग्रामर में, बल्कि ये टीचर ही आपको सिखा सकते हैं। जरूरी नहीं कि मैं, और भी जितने सारे लोग हैं जहां भी आपने पढ़ रहे होंगे तो वहां में वो ये सिखा सकते हैं, सिखाते हैं। हो सकता है कि गलती से या भूल गया हो या माइंड से मिस कर गया हो, तो इस तरह से इसको तैयार किया जाता है। अब हम इसके नंबर 4 में आ जाता है V1 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स प्लस हाउ प्लस 2 V1 ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। ये स्ट्रक्चर आपका नंबर 4 का है, ठीक है फ्रेंड्स। इस पे हम डिस्कस करना है। तो फ्रेंड्स, इस पे अगर हम डिस्कस करते हैं तो इसमें हमें क्या होता है कि स्ट्रक्चर में यहां देखें कि हाउ टू V1 ऑब्जेक्ट, स्लोगन वही क्या, तो हिंदी लास्ट इंग्लिश फर्स्ट, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपका फॉर्मूला है जिसके द्वारा आप इसको बनाएंगे। अब सेंटेंस बताता है कि मुझे अंग्रेजी बोलना, मुझे अंग्रेजी बोलना सिखा दो या सिखा दीजिए, ठीक है फ्रेंड्स।
अब हमें ये देखें कि मुझे अंग्रेजी बोलना सिखा दीजिए। तो हिंदी लास्ट, इंग्लिश फर्स्ट, पहले तो है कि मुझे सिखा दीजिए। टीच मी। फ्रेंड्स, यहां में चर्चा होनी है कि सीखना और सिखाना ये दो वर्ड्स होते हैं। सीखना होता है लर्न और सिखाना होता है टीच। मैं भी आप लोगों को ये सिखाने का ही प्रयास कर रहा हूं, यानी कि टीच कर रहा हूं, इसलिए सिखा दीजिए। तो टीच मी क्या चीज? तो टीच मी अदर वर्ड्स नहीं है, हाउ टू स्पीक इंग्लिश। उसे कार चलाना सिखा दो। उसे कार चलाना सिखा दो, तो यानी कि पहले सिखा दो, टीच हिम, फीमेल हुआ तो फिर वही बातें हैं, हर, टीच हिम या टीच हर, क्या चीज? तो हाउ टू ड्राइव अ कार। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आपने देखा। तो इसमें क्या हुआ कि एक्स्ट्रा वर्ब क्या, मेन तो सिखा दीजिए ये मेन वर्ब में आ गया, लेकिन एक्स्ट्रा वर्ब अंग्रेजी बोलना या कार चलाना, तो इसमें क्या है? अंग्रेजी बोलना में ना, कार चलाना में ना, यानी कि इसमें हमने नोट किया कि एक्स्ट्रा वर्ब जो होता है अगर ना होगा तो इसका अंग्रेजी यूं होगा कि हाउ टू V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका नंबर 4 का आ गया। इसमें एक और स्ट्रक्चर को हम जोड़ सकते हैं। इसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो होता है 5 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स प्लस आफ्टर या बिफोर प्लस वर्ब के फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। ठीक है फ्रेंड्स, आफ्टर इसका होता है के बाद, बिफोर से पहले। वैसे ये बात आप लोगों को पता भी होगा, फिर भी मैं जानकारी के लिए दे दिया कि V1 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स आफ्टर या बिफोर प्लस V4 ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। अब इस पे भी सेंटेंस, क्योंकि इस तरह के भी सेंटेंस हम बोलते हैं। अब ये इसकी तो पहचान ही समझ में आ गया कि के बाद हो या से पहले हो, तो उसमें आफ्टर या बिफोर प्लस V4 करके हम इस सेंटेंस को बना सकते हैं। जैसे यहां होते हैं खाना खाने से पहले, खाना खाने से पहले एक गिलास पानी पी लो, एक गिलास पानी पी लो। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका जो था कि खाना खाने से पहले एक गिलास पानी पी लो, तो हमें जो स्लोगन मैंने आपको बताया था कि हिंदी लास्ट और इंग्लिश फर्स्ट सेम वे, वही स्लोगन इसमें हम उठाएंगे कि पहले होगा कि पानी पी लो, यानी कि एक गिलास पानी पी लो मीन्स आप ड्रिंक, मॉडर्न इंग्लिश में से ड्रिंक भी ले सकते हैं या टेक भी यूज किया जा सकता है। तो ड्रिंक या टेक क्या चीज? अ ग्लास ऑफ वाटर, अ ग्लास ऑफ वाटर, ड्रिंक और टेक अ ग्लास ऑफ वाटर। लेकिन यहां में क्या है नोट्स? तो से पहले मीन्स यहां यूज करेंगे बिफोर, बिफोर ईटिंग फूड, बिफोर ईटिंग फूड। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आपका स्टेप 5 यानी कि इसके 5 नंबर तक के स्टेप 1 का आपने देख लिया। नेक्स्ट आपको हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करते हैं कि इसके नेगेटिव किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। लेकिन एक टिप्स यहां में देखना है कि कोई भी वस्तु अगर कंटेनर के साथ उसका यूज किया जाता है तो वस्तु यानी कि गुड्स और कंटेनर के बीच
ऑफ नाम के प्रीपोजिशन का लगना जरूरी होता है। यह इंग्लिश का एक खास चीज है। जैसे कि एक गिलास पानी, तो अ ग्लास ऑफ वाटर। सेम वे कुछ भी, अ पैकेट ऑफ पेन्स। तो इस प्रकार से आप इंग्लिश को ये कन्वर्ट कर लेंगे। तो अब नेक्स्ट जो पार्ट है इसके नेगेटिव और स्टेप 2 और स्टेप 3 मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपसे क्लियर करूंगा। थैंक यू।